सबसे पहले भाई आप इंट्रोडक्शन दे दो कि नाम क्या है, एज क्या है, और कौन कौन से चैनल चलाते हो अभी आप, या बनाए कितने हैं, उसमें से एक्टिव कौन कौन से हैं? तो भाई मेरा नाम है सतीश कुशवाहा और मेरे चैनल का नाम है सतीश के वीडियोस। तो बेसिकली मैंने शुरू किया था ऐसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट, जैसे कि दूसरों का मैंने देखा कि अच्छा ये बंदा ये कर रहा है, मैं भी यही करता हूँ। लाइक प्रैंक उस समय चल रहा था 16 का समय, तो हमने प्रैंक भी किया। आप यूट्यूब पे 2016 में आए मतलब? फुल टाइम 16 में आया, बाकी मैंने चैनल शुरू कर दिया था 14 या 15 में। ठीक है। तभी मैं सीख रहा था, पैसे नहीं कमाए थे। पैसे मैंने पहला इनकम मैंने किया था 2016 में। अच्छा, ठीक है। और ऐसे वीडियोस हम लोग डालते थे, कभी डांस के डाल दिए, कभी कुछ डाल दिए। फिर देखा कि पैसे तभी कमाएंगे जब आप ओरिजिनल कंटेंट डालते हो। तो ओरिजिनल की बारी आई, तो हमने देखा क्या चल रहा है उस टाइम पे। ये पता कब चला था आपको कि यूट्यूब से मेरे पैसा क्लास कमा का एक बंदा था जो ब्लॉगिंग करता था। तो उसने बोला कि तेरा एडिटिंग अच्छा है, क्योंकि हम लोग डांस वीडियोस बनाते थे, ऐसे किसी मूवी का सीन हमने कर दिया। तो हमें आइडिया नहीं होता था कि पैसे बनाते हैं यूट्यूब से। तो उस बंदे ने बोला कि तेरा एडिटिंग अच्छा है, तो तू ना ओरिजिनल वीडियोस बना के पैसे बना सकता है। तो मैंने बोला ठीक है, बट क्या बनाए, कुछ था ही नहीं ना। इतना टैलेंट था कि ना कॉमेडी अच्छे से कर सकते थे, ना कुछ सिखा सकते थे, कुछ भी ऐसा था नहीं। तो हमने देखा दूसरों को लोग जाके स्ट्रीट इंटरव्यूज कर रहे, एक बिंग इंडियन करके चैनल था। फिर टीवीएफ का हमने देखा, एआईबी उस समय बहुत चलता था, प्रैंक्स बहुत चलते थे। तो उन लोगों से इंस्पायर होकर हमने एक चैनल बना दिया रिएक्शन का, लाइक लोगों से जाके हम रिएक्शन ले रहे हैं। अच्छा। तो वहां से शुरू हुआ ये काम, मैंने भी किया है। अच्छा। हाँ, तो वहां से शुरू हुआ था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि धीरे धीरे और भी निशेस में हमने फोकस किया। टेक पे हमने बनाया। जैसे मैं जब हॉस्टल में रहता था, तो वहाँ पे जो भी दोस्त कोई फोन लेके आता था, भाई ला वीडियो बना देता हूँ, तो ऐसे करके वीडियो बना के वहाँ से थोड़े बहुत एक अलग चैनल वहाँ पे भी हमने किया। फिर ये जो आप चीजें बता रहे हो सब अलग अलग चैनल अलग अलग मैंने बनाया। हाँ, शुरू से, क्योंकि मैं मिक्स नहीं करना चाहता था सारे कंटेंट को। फिर फिटनेस हमने बनाया। अच्छा। मेरे भाई के साथ में, मेरा कजन है, तो वो काफी फिटनेस में काफी वो था, इंटरेस्टेड था, उसके एप्स थे, तो हमने एक फिटनेस चैनल भी बनाया था। तो कुल मिला के उस वक्त मैं 16 के टाइम पे अराउंड 5 चैनल रन कर रहा था। इनमें से कौन से चैनल चले थे उस टाइम? सारे चले थे। सारे चले थे, बट इस टाइम पे मैं खाली अभी सतीश के वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, जिसपे आपका इंटरव्यूज या अर्निंग के रिलेटेड वीडियोस आती हैं। तो कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं? मेरे ख्याल 1 मिलियन होने वाले हैं। 1 मिलियन जब तक ये वीडियो जाएगी 1 मिलियन हो गए रहेंगे। अभी नहीं होंगे तो करवा दो भाई। अभी शूट के टाइम पे अराउंड अभी 7,000 कम है। हो जाएंगे फिर तो 7,000। तो एक वायरल वीडियो और 7,000 सब्सक्राइबर वो एक हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अच्छा, यूट्यूब जब आपने शुरू किया, टर्निंग पॉइंट क्या था कि यार यहाँ से लगा कि अब फुल टाइम कर सकता हूँ यूट्यूब को? मैंने फुल टाइम ही शुरू किया था भाई। जैसे अच्छा। मैं कॉलेज से जब मैं पास आउट हुआ था 16 में, अच्छा, तो मुझे पता चला था कि मुंबई में एक यूट्यूब स्पेस है जो पूरे वर्ल्ड में कुछ 8 या 9 था। हाँ। तो मैंने बोला यार हम लोग कितने लकी हैं कि इंडिया में एक यूट्यूब स्पेस है जहाँ पे फ्री में आपको फिल्म मेकिंग के वर्कशॉप कराए जाते हैं, प्रोडक्शन के, स्क्रिप्ट राइटिंग, मतलब बहुत सारी चीजें वहाँ पे वीडियो मेकिंग से रिलेटेड होती थी। आप रहते कहाँ पे थे उस टाइम पे? मैं तब तो यूपी में ही था। अच्छा। कानपुर से मैंने पढ़ाई करी थी एंड फिर मुंबई 2016 में पहुंच गया। तो वहां पहुंचने के बाद सब्सक्राइबर चाहिए होते थे वहां पे जाने के लिए यूट्यूब स्पेस में। 1000 सब्सक्राइबर मेरे थे 300। तभी बोल दो कि फुल टाइम मैंने 300 सब्सक्राइबर से ले लिया था। बट ये था कि उस टाइम पे 1000 सब्सक्राइबर भी माने जाते थे, कुछ माने जाते थे, बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि मोनेटाइजेशन आपका बाद में शुरू होगा। डे 1 से मोनेटाइज कर सकते थे अपने कंटेंट। मेरा भी था, मैंने 17 में शुरू किया, तो उस टाइम पे तो एडसेंस बिल्कुल एक्टिवेट हो जाता था स्टार्टिंग में। बिल्कुल वो जियो के बाद थोड़ा सा सीन हुआ, जब जियो आ गया, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए इंडिया में, तो फिल्टर करने के लिए यूट्यूब ने ऐसा रूल लगा दिया। बट उस टाइम पे ऐसा था कि जब मैंने देखा मेरे डैशबोर्ड में $1 दिख रहा है, मैंने बोला इस $1 को मैं $100 भी करूंगा, क्योंकि अगर मैंने एक बना लिया है ना और मुझे पता मैंने एक कैसे बनाया है, तो उसको 100 बना लूंगा मैं। इस बिलीफ से मैंने फुल टाइम ले लिया था। उस टाइम एज क्या थी आपकी जब शुरू किया? 16 भाई 21 या 2 के आसपास था, 22 के आसपास। मतलब ऑलमोस्ट आपको अब कॉलेज से जस्ट मैं निकला था। 5 से 6 साल 6 साल हो गए। और कॉलेज में किया गया आपने उस टाइम पे? मैंने इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस से। सारे इंजीनियर्स यूट्यूब पे ही है मुझे लग रहा है आजकल। कंपनीज तो खाली इंजीनियर्स तो छोड़ो, अभी IITians भी आने लगे हैं यूट्यूब पे। तो जॉब छोड़ के आ रहे हैं, उल्टा जॉब छोड़ के पैकेज छोड़ के आ रहे हैं, और अपने नाम के आगे लिख रहे हैं कि एक्स अमेजॉन एम्प्लॉई, एक्स माइक्रोसॉफ्ट, एक्स गूगलर। तो डर लग रहा है भाई, हमें भी थोड़ा सा थ्रेट आ रहा है भाई, ये लोग को अब लोग फॉलो करने लगेंगे, हमें तो लोग भूल जाएंगे। अच्छा, यूट्यूब से पहले क्या सोचा हुआ था, क्या बनना है लाइफ में? अगर यूट्यूब ना आता तो यूट्यूब से पहले फिल्म मेकर बनना चाहता था मैं। फिल्म बनाना चाहता था, किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ काम करना चाहता था। तो बॉलीवुड का मतलब वो था, काफी टाइम से मैं रोहित शेट्टी की मूवीज मूवीज नहीं देखता था, उसके बिहाइंड द सीन्स देखता था। तो बिहाइंड द सीन्स में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे, देखता था यार मूवीज बनती कैसे हैं। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे ऐसे कोर्सेज देखने शुरू कर दिए फिल्म मेकिंग के, कि लाइक क्लोजअप शॉट क्या होता है, वाइड एंगल क्या होता है।
फिर कैमरास कितने टाइप्स के होते हैं, सारी चीज़ें मैं देखने लगा था। फिर वही यूट्यूब स्पेस जाने का ये रीजन था कि वहाँ पे फ्री में फिल्म मेकिंग सिखाया जा रहा था। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, या फिर घर वालों को मैं बोलता तो वो लोग बोलते कि यार मतलब उनको समझ नहीं आता था फिल्म मेकिंग। मैंने इवन जब मैं 12th में था तो मैंने बोला था कि मुझे फिल्म मेकिंग में पढ़ाई करना है, तो उसके फी भी काफ़ी ज़्यादा थे, अराउंड 10 लाख रुपए लग जाते मेरे अगर पूरा मैं कोर्स कंप्लीट करता। तो बट स्कॉलरशिप से हमने इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ले लिया था। बट वही मेरे माइंड में वो चीज़ें थी कि यार करना है, तो वो था, इसी वजह से मैं मुंबई गया। फिर वहाँ पे मैंने चीज़ें सीखनी शुरू करी, एंड फिर लगा कि यार यूट्यूब में आप ना खुद के ही प्रोड्यूसर हो, खुद के स्क्रिप्ट राइटर, खुद के ही एक्टर, सुपरस्टार जो बोल लो आप, सारा मतलब आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि यार ये डायरेक्टर या फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर मुझे बुलाएगा, मुझे कोई रोल देगा तो मैं करूँगा काम, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो मुझे अच्छा। कौन सा साल था आपका जिसमें फर्स्ट वायरल वीडियो गई थी, या फिर अच्छी खासी इनकम शुरू हो गई थी, या फिर मतलब ऐसा लगा था आपको कि यार हाँ इसमें पैसा है तगड़ा? मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने 2018 तक मैंने पैसे नहीं बनाए थे। मतलब जो आता था खर्च हो जाता था, लाइक 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये कमाता था, तो वो खर्चे में ही चले जाते हैं। आपको पता है कि मुंबई में लाइक रेंट वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वक्त मैं एक चौल में रहता था अभी हालांकि। अच्छा। तो वहाँ पे भी 6 लोग थे। अच्छा, एक ही उसमें एक ही रूम था, कुछ 10 बाई 12 के आसपास होगा, 10 बाई 10 या 12 का होगा, कि उसी में सोना है, उसी में आपका किचन है, उसी में बाजू में बाथरूम है। तो फिर भी उसका रेंट काफी ज्यादा था। तो डिवाइड करने के बाद भी मतलब मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे खाने पीने। लोग भी सब बाहर से ही आए थे मुंबई सब अलग अलग जगह से थे, अलग अलग क्या यूपी से ही थे, जो भी थे आसपास, मतलब मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से थे वो लोग। तो थोड़ी पहले से जान पहचान थी, तो उनके साथ हमने शेयर कर लिया रूम। हालांकि कोई 6 लोग एक साथ रहते नहीं है, बट मजबूरी थी मेरे साथ। तो 2018 तक मैंने पैसे नहीं बनाए थे। उसके बाद मैंने पैसे कमाने शुरू किए जब मेरा एक इंटरव्यू वायरल हुआ था। एक अंकुर अग्रवाल करके ब्लॉगर हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे वो $30,000 पर मंथ कर रहे थे। अच्छा, वो कर रहे थे। वो कर रहे थे। तो उनसे मिलने की मुझे बड़ी तमन्ना थी कि यार ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 30,000 पर मंथ कर रहे हैं, मतलब 21 लाख रुपए महीना उस टाइम पे। ब्लॉगिंग से। ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग अफिलिएट मार्केटिंग उनका था। यूट्यूब चैनल पे वो आए थे, बट यूट्यूब का इनकम नहीं था उनका, वो सिर्फ ब्लॉगिंग का उन्होंने इनकम बताया था। तो बड़ा उनसे इंस्पायर हुआ था। तो उनके साथ जो मैंने वीडियो किया था ना, तो वो वीडियो काफी चल गई थी, कुछ अराउंड मिलियन चल गई थी। और उससे काफी मेरे को सब्सक्राइबर्स भी मिले, व्यूज भी आए, और पैसे भी तभी से बनने शुरू हो गए। तो उसके पहले मैंने दिखाया हुआ था कि अराउंड $100 के आसपास मेरे एक चैनल से बनते थे। अच्छा। जो हमारा फिटनेस चैनल था उससे अच्छा पैसा बनता था, और एक और कॉमेडी चैनल था। तो टोटल मिला उला के थोड़ा बहुत पैसा हो जाता था, बट कुछ ऐसा रिलायबल सोर्स अभी तक नहीं बना था 2018 तक कि जिसको मैं बोल सकूं कि यार अभी अच्छा डिसेंट इनकम कर रहा हूँ। बट होता है, आप लगे रहो, चीजें जब लगे रहते हो तो कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा होता है कि आप बाउंस बैक कर जाते हो, या फिर एक लाइन होती है उसके ऊपर जब चले जाते हो ना, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो वैसा वाला सीन हो गया था। तो उस टाइम वो जो चैनल से अभी एक्टिव है वो कोई और काम कर रहा है, पैसा आता है उससे कुछ, या फिटनेस वाले से बंद हो गया? जो भी चैनल से अपने वाइन्स के हो गए, ऑलमोस्ट वाइन्स वाला चैनल 19 में मैंने बंद कर दिया था। अब मैं उस पर मैं बताना चाहूंगा, बहुत चैलेंजेस हैं अनमोल भाई, क्योंकि उस पर आप हर बार नए डायलॉग सोचो, नई राइटिंग करो, फिर बंदे बुलाओ, और टीम वर्क ऐसा है ना कि अब तब ऐसा नहीं था कि अपने पास डेडिकेटेड टीम है, रिक्वेस्ट करना पड़ता भाई आजा एक शूट करना वीडियो। तो कभी कोई फ्री है, कभी नहीं है, तो एक साथ सब लोग नहीं आ पाते थे। तो उसमें एक वीडियो देने में 10 दिन 15 दिन लग जाते थे। ये और मेरे साथ भी हुई थी प्रॉब्लम। हाँ, स्ट्रेस बना रहता था। शुरू किया था उस टाइम पे, तो 3 लोग, एक ही चैनल, एक का कैमरा था, एक गाड़ी लाता था, और एक कंटेंट सोचता था। तो कभी 2 बंदे हैं तो तीसरा नहीं आ रहा, तीसरा है तो 2 नहीं आ रहे, तो बहुत दिक्कत होती थी मैनेजमेंट में। और अब अकेले हो आप तो जो है आप ही हो, सुबह शूट करो, दोपहर को करो या रात को करो। यही रीजन था कि अकेले करने वाला ज्यादा मुझे अच्छा भी लगा, इजी था, एफर्ट कम लगते थे, तो हो गया। किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है ना, तो आप चीजें कर पाते हो। अच्छा, थोड़ी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये फील्ड है पूरी, इसमें मतलब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। जो जॉब कर रहा है बंदा, उसको पता है कि उसको 20,000 मिलने हैं, 30,000 मिलने हैं। हमारा कुछ आता पता नहीं, किसी महीने 2 लाख भी आ जाए, किसी महीने 2,000 भी जाए। तो कभी कभी ऐसा हुआ है, मतलब हुआ ही होगा वैसे, तो कोई ऐसी स्टोरी शेयर करो कि यार आपने एक सेट कर रखा था कि मुझे इतना कमाना है महीने का, आ रहा था, बट अचानक से वो ड्रॉप आया व्यूज में, या ब्रांड्स नहीं मिल रहे हैं, या कुछ भी रीजन था। तो उस टाइम पे मेंटल हेल्थ क्या रहती है? ऐसे सिचुएशन 3-4 बार आए हैं, जो भारी भारी सिचुएशन, जहाँ पे सोचने पे मजबूर कर दिया, अरे यार क्या करेंगे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। क्योंकि एक तो हुआ था जब शुरुआत में, जब मैं मुंबई गया था, तो चौल में जब रह रहे थे, तो उस वक्त गूगल एडसेंस आपको पता है $100 होने के बाद ही पे आउट देता है ना। तो हमारा 1 महीना पूरा हो जाता था $100, फिर 1 महीना नहीं होता था। अच्छा। मतलब $100 पूरे होने में लगभग 2 महीने लग जाते थे। तो वो ऐसा मोमेंट था कि यार अब हमारे पास पैसे भी
अब हमारे पास पैसे भी नहीं बचे थे, अब वेट कर रहे हैं कि यार अब अगला महीना आएगा तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो फिर उस वक्त आया कि यार अब घर चले जाना चाहिए, कि इससे काम नहीं चलने वाला, और कुछ इतना कुछ खास इम्प्रूव भी नहीं हो रहा था। कब की बात है? 2016 की। 16 की। तो और घर से भी या फिर दोस्त भी ऐसे बोलते थे, और भाई क्या चल रहा है, तो बताने भी नहीं बनता था, क्या बताएं भाई, कुछ चल ही नहीं रहा है, क्या बताएं। तो फिर लोग बोलते थे जॉब देख लो, जॉब ढूंढ लो। फिर मेरे माइंड में था यार जॉब तो नहीं करना है, कुछ इसी में करना है। फिर मेरे भाई से बात किया तो वो बोले कि देखो टेंशन मत लो, जब तक तुम्हें लग रहा है कर सकते हो करो, नहीं है तो बैकअप में कुछ सोच लेंगे, कुछ बिजनेस वगैरह कर लेंगे। अब जैसे मेरे घर मतलब मेरे पापा मेडिकल स्टोर चलाते हैं, तो कैसा था कि बैकअप में मेडिकल स्टोर है, वहां पे बैठ जाना। तो मतलब कमाई तो हो जाएगी, कमाई तो हो जाएगी, तो टेंशन मत लो, तुम्हें जो करना है कर सकते हो। और घर में मैं सबसे छोटा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सपोर्ट मिल गया कि मुझे पैसे कमा के घर पे नहीं देने, जो कमाना है खुद के लिए कमाना है। तो इसलिए मैं बड़ा ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरे घर वाले भी इतने अच्छे मिले, दोस्त भी इतने प्यारे मिले, लोग भी इतने अच्छे मिले, कि मैं बड़ा ब्लेस्ड मानता हूँ कि मेरी इस जर्नी में काफी अच्छे लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। तो एक वो मोमेंट था। उसके बाद फिर जब भी IPL आता है, अच्छा, मेरा रेवेन्यू पूरा ड्रॉप हो जाता है, वीडियोस चलते ही नहीं है, मतलब व्यूज डाउन हो जाते हैं, व्यूज डाउन हो जाता है। कोई भी वीडियो डालूंगा 20-30 हज़ार से ज्यादा जाएगा नहीं व्यूज। नॉर्मली अगर 1 लाख 2 लाख जाता है तो 20-30 हज़ार से ऊपर जाएगा नहीं। तो उस वक्त ब्रांड्स भी हाथ खड़े कर देते, भाई आपके चैनल पे व्यूज नहीं है। तो और IPL चलता है 1 से 1.5 महीना, तो उतने टाइम तक तो मेरी सांस अटकी रहती है। बट इस साल के IPL में हमने पहले ही सोच लिया था कि यार इस बार IPL में गिरेगा, तो हमने ऐसे ऐसे टॉपिक सोच रखे थे कि गिरी भी हालत में 1 लाख चलाना है, 1 लाख व्यूज तो देना है। तो इस तरीके से हमने इस साल के IPL में प्लान करा था। बट इसके पहले जितने भी IPL आए, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में आई थिंक पोस्टपोन हुआ था, अक्टूबर में गया था ना, तो अक्टूबर में मेरी इनकम बहुत डाउन हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लोग ऐसे बोलते हैं ना, हर किसी का एक पीक होता है फिर डाउन हो जाता है। तो मैं ये डर में आ गया था यार, हो सकता है मेरा जो पीक था यही था, 8-9 लाख सब्सक्राइबर तक ही था, इसके बाद अब मेरा डाउनफॉल आएगा। बट ऐसा नहीं है, माता रानी की कृपा से जैसे IPL खत्म हुआ चैनल रिवाइव हो गया। तो मतलब जैसे अभी जो नए क्रिएटर्स आते हैं ना, यूट्यूब ऑब्वियसली नए चैनल्स को रीच देता है, तो आपके 1-2 लाख सब्सक्राइबर है भाई, लेकिन कई वीडियोस में आप 5-5 लाख व्यूज भी देख लेते हो इनिशियल डेज पे। लेकिन होता क्या, जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ना कम हो जाते हैं और थोड़ा कंटेंट भी आप डालते रहते हो, उस टाइम पे व्यूज डाउन जाते हैं, तो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। यार स्टार्टिंग में जब 1 लाख सब्सक्राइबर थे, व्यूज आ रहे थे 5 लाख, अब 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, व्यूज आ रहे हैं 1 लाख, उल्टा हो गया। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए क्रिएटर को? देखिए ये तो सबके साथ ही होता है, कोई चाहे 10 मिलियन लेके बैठा हो या फिर 1 मिलियन लेके बैठा हो, तो एक डाउनफॉल जैसा फील होता है कि यार अब व्यूज कम आ रहे हैं। तो ऐसे मोमेंट में मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि ना मेरे कौन से कंटेंट चले हैं पहले, फिर एनालाइज करता हूँ क्यों चला है, क्या रीजन की वजह से इस पे ज्यादा व्यूज है, कमेंट्स कैसे हैं, एंड फिर ऑडियंस का करंट मूड क्या है, उनको अभी क्या चाहिए। तो उसके लिए मैं ना यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब है, तो पोल्स वगैरह डालता हूँ, जिससे पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट अभी कहाँ पे है, क्या देखना चाहते हैं। अब अगर आप डायरेक्टली पूछोगे ना कि गाइस कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो फिर तो आप तो फेल हो गए। आप ऐसे कभी मत पूछो कि ऑडियंस से कि यार अब कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। आपको कुछ ऐसे क्वेश्चनायर करने अपने ऑडियंस से कि उनको पता भी ना चले कि आपके पास टॉपिक नहीं है, और उनका मूड भी पता चल जाए कि उनको क्या देखना है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। बाकी आप एक और चीज कर सकते हो, आप देखो कि सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स आपके कौन कौन से वीडियो से आए। अच्छा, हाँ। तो इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि किस मूड के सब्सक्राइबर्स आपके चैनल पे हैं। हाँ, ये बात तो जब उससे रिलेटेड कंटेंट बनाओगे ना, तो क्या होगा कि व्यूज वापस ऊपर आ जाता है। अब सोचो मैं लगभग 4-4.5 साल से मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और अभी तक वही व्यूज का जो वो है, अभी इनकेस बढ़ा भी है, अभी इनफैक्ट बढ़ा है, व्यूज बढ़ा है पहले से, बट अभी भी चल रहा है। तो मैं बड़ा ब्लेस्ड मानता हूँ, क्योंकि अगर 4 साल 5 साल आप अगर रिलेवेंट हो ना किसी इंडस्ट्री में, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, 4-5 साल के 3 साल में लोग वो हो जाते हैं। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को करोड़ सब्सक्राइबर के बाद उनका डाउनफॉल आ गया। मतलब आपके सब्सक्राइबर है 2-2 मिलियन, व्यूज आ रहे हैं 500,000, ऐसे चैनल्स हो गए हैं। और लॉयल फैन फॉलोइंग बनानी है, जैसे अनमोल भाई के हैं। तो लॉयल फैन फॉलोइंग पे आपको ध्यान देनी है, लॉयल सब्सक्राइब। और ये कैसे बनेगा, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, आप उनकी लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो ना, ये मैटर करता है। और वो ये भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो दिखा रहे हो लोगों को, उनसे उनको वैल्यू मिल रही है। वही चीजें मैं कर रहा हूँ। तो उनको भी फायदा होना चाहिए आपके कंटेंट को देखने से, या फिर उनको अच्छा लगना चाहिए, किसी भी चीज में हो सकता है। अगर आप एंटरटेनिंग कंटेंट बनाते हो तो उनको एंटरटेन होना चाहिए। अगर आप कोई इंस्पायरिंग चीज दिखा रहे हो तो उनको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो उस चीज पे आपको ध्यान देना, जो आपका कोर है ना, उस पर अगर ध्यान दोगे तो आई थिंक ऑडियंस आपके साथ बनी रहेगी।
अभी जैसे अगर आपके व्यूज़ घटते भी है, जैसे आपने 2016 का बताया कि उस टाइम पे अगर व्यूज़ घटते थे तो पैसों को लेके टेंशन रहती थी, लेकिन इस टाइम पे अगर व्यूज़ घट भी जाते तो इतना पैसा तो है ना कि लाइफ आराम से चल सके। अभी ये पॉइंट मिस हो गया जो आपने मेंटल हेल्थ वाली बात बोली थी। तो ये टेंशन तो रहता था, टेंशन बना रहता था। इवन अगर आप टेंशन नहीं लेते हो ना तो दूसरा कोई टेंशन दे देता है, बोलता है और भाई जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन अगर कल को यूट्यूब बंद हो गया तो क्या करोगे, कल को ये चीज हो गई तो क्या करोगे, एडसेंस उड़ गया तो क्या करोगे, ऐसे डरा देते हैं लोग। मतलब आप तो एकदम चिल लाइफ जी रहे हो, लेकिन लोग आपके अंदर वो फोमो डाल देते हैं। तो फिर इस चीज को मैंने टैकल करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। मतलब अपना एक बेस स्ट्रॉन्ग, हाँ, एक अपना वो रखो कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहे, और अगर आप इन्वेस्ट करते जाओगे थोड़े टाइम के बाद आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हो। बिल्कुल। तो उस माइंडसेट से मैंने ना क्या किया कि 2019 से ही मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। और तो 19 के बाद तो रिटर्न्स अभी तगड़े दिख रहे होंगे क्योंकि कोविड रिटर्न्स तगड़े। ऑब्वियसली मैंने दिखाया भी हुआ मेरे ऑडियंस को कि ये देखो मैंने तब बनाया था। तो कई लोग तो इसको ये बोले कि भाई कोविड में तो लक बाई चांस हो गया, बढ़ गया, बट ऐसा नहीं है। आप जब समझ में आ जाए इन्वेस्टिंग तब से आप करना शुरू कर दो। और जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मार्केट में ही पैसे डालो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, स्किल सीखो, जिसमें भी आप, हाँ, जो आपको समझ में आता है। लाइक अगर आपको लगता है कि गोल्ड आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट एसेट लगता है उसमें कर लो, घर में कर लो, प्लॉट में कर लो, मतलब जहां आपको लगता है। बट कुछ ना कुछ ऐसा बेस बना के रखो कि आपके बुरे दिन में काम आए, जब आपका फाइनेंशियल खराब हो। और उससे ना कॉन्फिडेंस भी आता है अनमोल भाई, मैंने ऐसा देखा है कि हाँ, एक दिमाग में आप फ्री रहते हो यार, चलो ठीक है। एक टाइम पे तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, आज तो इतना है ना, बिल्कुल उस चीज का टेंशन नहीं आता है। और अभी तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ। मतलब स्किल से याद आया, इस टाइम पे कोई स्पॉन्सर होना चाहिए था यहाँ जो हम घुसा सकते हैं। स्केलर वगैरह मिल जाए तो घुसा देते हैं। अच्छा, पैसों की बात हो रही है, अब आ जाते हैं पैसे के टॉपिक पे ही। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपका जो इनकम है उसका रेशियो क्या है, कहाँ से कितना परसेंट आप कमा रहे हो टोटल इनकम का? क्या बात है, बढ़िया है। अभी देखो यूट्यूब से मैंने अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ये पॉडकास्ट से पहले कि यूट्यूब से भी अच्छी खासी इनकम आती है। लोगों का कंप्लेन ये रहता है कि यूट्यूब बहुत कम पैसे देता है। अच्छा, बट मेरे चैनल पे या फिर मैं जिस तरह के टॉपिक्स पे मैं बात करता हूँ उस पर काफी अच्छा सीपीएम रहता है। इवन मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि हाई सीपीएम वाले चैनल आइडियाज, जिस पर अगर आप काम करते हो तो आपको अच्छा सीपीएम मिलेगा। तो यूट्यूब से भी अच्छा खासा आता है। और इसके अलावा ब्रांड्स रहते हैं, और अफिलिएट मार्केटिंग भी मैं करता हूँ, और कभी कभी रेफर एंड अर्न वाले एप्स में लगा देता हूँ। तो ये कुछ मेरे अर्निंग के सोर्सेज हैं। तो अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो 40% के आसपास अपना यूट्यूब इनकम है। ये एडसेंस, यूट्यूब एडसेंस इनकम या ब्रांड्स भी मिला के 40%? ब्रांड्स भी मिला के, ठीक है। अगर ब्रांड्स भी मिला दे तो अपन ऐसा 60% पकड़ सकते हैं। बाकी मेरा अफिलिएट मार्केटिंग वाला है। मतलब 40% ब्लॉगिंग हो गया, एफिलिएट हो गया, ये सब हो गया। क्योंकि अफिलिएट में भी ना बहुत तगड़ा इनकम है। कभी कभी क्या होता है ना कि एक छोटा सा मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कई लोग सोचते होंगे कि अफिलिएट में इतनी तगड़ी इनकम कैसे होती है। जैसे कोई प्रोडक्ट है, मान लो 100 रुपए का, आपने 100 रुपए का सेल करवाया ना, आपको उसका कमीशन 100 रुपए मिल जाएगा। अच्छा, 100 रुपए पे 100 रुपए? 100 रुपए पे 100 रुपए? ये कैसे? आपको शॉकिंग लग रहा है? ये कौन सी वेबसाइट है भाई? बहुत सारे ऐसे हैं। Amazon वगैरह तो नहीं करता है? Amazon नहीं करता। मतलब कुछ ऐसे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, हाँ, या फिर जिन पे रिकरिंग मॉडल होता है, जिस प्रोडक्ट पे रिकरिंग पेमेंट होता है ना, अच्छा, वो लोग आपको, हाँ, तो आपको तो एक ही बार मिल रहा है? मेरे को एक ही बार मिल रहा है। वो बंदा हर महीने 100 रुपए देता जा रहा है उस वेबसाइट को, चाहे जितना दे रहा हो, चाहे तो डिसकंटिन्यू भी कर सकता है, नहीं यूज करना आपका सर्विस या कुछ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कीवर्ड रिसर्च की वेबसाइट है, शेमरस करके। अच्छा, तो उस पे क्या है ना कि आपको साइन अप के टाइम पे पैसे दे देता है, प्लस आपको रिकरिंग भी देता रहता है। जैसे जैसे वो कस्टमर रिन्यू कराता है, आपको भी कुछ % कमीशन देता है। तो वो लाइफ टाइम डील हो गई। अभी जितने भी जैसे जीरोधा ऐप स्टॉक्स हैं, पेटीएम मनी है, तो ये लोग भी वो बना के रखे हैं, पार्टनर्स बना के रखे हैं, एफिलिएट्स। तो उनको भी लाइफ टाइम पेमेंट करते रहते हैं। तो ये तो मतलब वो पैसिव इनकम होगी कि आपने एक वीडियो बनाई तो वो पूरी लाइफ आपको कुछ ना कुछ देती जाएगी आगे जाके। तो वही है कि अफिलिएट, अभी जैसे मैंने इसमें ना और भी बहुत सारे, अगर देखे तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है मेरे चैनल पे। अच्छा, कि अब अफिलिएट से ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम्स है जिनको प्रमोट करके आप लाइफ टाइम कर सकते हो। और मैंने भी ना कोशिश करी, जब मुझे पता चल गया कि मैंने सोचा यार कि कुछ ऐसे इनकम सोर्सेज क्रिएट करते हैं ना जो आपको लाइफ टाइम पैसिवली इनकम दे, या फिर ना के बराबर एफर्ट्स लगाने पड़े, तो मैंने बनाया। अच्छा, इनकम की बात करें, कुछ एक रेंज मंथली की सब जगह से मिला के इतना आ जाता है, या वो नंबर बता दो या कोई चीज बता दो, गाड़ी? मैं तो नंबर शो कर ही देता हूँ मेरे चैनल पे भी, मैंने दिखाया। तो अगर देखे तो मोटा मोटी $10,000 पकड़ सकते हैं पर मंथ। $10,000 मतलब 7.5-8 लाख रुपए। तो ये साल का एवरेज हर मंथ निकल ही जाता है? हाँ, मिनिमम इतना रहता है। ठीक है। अच्छा, एक दिन में आज तक कितना मैक्सिमम कमाया है?
चाहे वो वीडियो से हो, चाहे वो ब्रांड से हो, या कहीं से भी कुछ आ गया, बट एक दिन में अकाउंट में इतना पैसा आ गया, एडसेंस में आ गया? एक दिन मैंने कमाया था कुछ 2.5 लाख रुपए के आसपास मैंने कमाया। एक दिन में? एक दिन। किससे, क्या रेवेन्यू था ये? वो रेवेन्यू था कि एक वर्कशॉप हुआ था। अच्छा। तो उस वर्कशॉप में एंड में प्रोडक्ट पिचिंग होती है। हाँ। तो वहां से वो प्रोडक्ट था कुछ 20,000 का, और अराउंड मतलब सेल हो गए थे काफी अच्छे खासे, 20-25 सेल हो गए थे, जिसमें वो प्रोडक्ट मेरा नहीं था, किसी और का था। अच्छा। तो मेरी वजह से सेल हुआ था, तो उन्होंने कुछ 50% मुझे दिया। वो एफिलिएट ही हो गया एक तरह से। अफिलिएट ही हो गया एक तरीके से। बट वो अफिलिएट ऐसा था कि कोर्सेज का अफिलिएट था, कोर्स बोल सकते हैं, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट था उनका। तो उस चीज का मुझे 50% मिला था। और उसके अलावा उसी दिन मैंने अफिलिएट की इनकम देखी थी। उस दिन इतना हाईएस्ट गया था मेरा, कुछ अराउंड मैंने 10 सेल करवा दिया था। अच्छा। कुछ होस्टिंग का अफिलिएट था, 10 सेल करवा दिया था। उधर से काफी तगड़ा कुछ अराउंड 500 या $700 के आसपास बन गया था। एक वो था, और बाकी यूट्यूब का लगभग $200-300 बनता रहता है ना, तो उस दिन का कुछ 150 के आसपास था। तो ये ओवरऑल मिला के मैंने कैलकुलेट किया था 1,92,000 के आसपास हुआ था। ठीक है। और ये आप जो मंथली इनकम बता रहे हो कितने साल से अभी स्टेबल चल रही है? 19 के बाद से। मतलब 3 साल ऑलमोस्ट। 19 के बाद से तो उतना नहीं था, कुछ $3-4 कर रहे थे। फिर 2020 में काफी बूम हुआ, क्योंकि 2020 में हर कोई घर पे बैठा था, और मेरे कंटेंट ही ऐसे थे कि घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। बिल्कुल। तो ये वाले कंटेंट काफी चले। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसे फर्जी कुछ भी बता देता हूँ, मैं वही चीजें बताता हूँ जो मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, खुद मैंने किया हुआ है, तो उस तरीके से बताता हूँ, तो लोगों को लगता है हाँ ये जेन्युइन कंटेंट दे रहा है। तो मतलब वो रिटर्न्स अच्छे आते हैं उस वीडियोस के थ्रू, जो आप लिंक डालते हो वो ज्यादा लोग करते हैं। वो भी है, प्लस उस वक्त व्यूज भी ज्यादा है, तो वहां से बढ़ना शुरू हो गया था। और उस टाइम पे मुझे और भी इनकम सोर्सेज के बारे में पता चला। अच्छा। कि ये चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। तब मेरी इनकम थोड़ी लाइक 3-4 हजार थी, फिर 6-7 हजार हुआ, फिर अभी लाइक अगर 1-1.5 साल से देखो तो 10,000 से ऊपर ही बन रहा है। अच्छा, इतना जैसे आप मंथली कमा रहे हो, तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट एक तरफ है, यूट्यूब पे इन्वेस्टमेंट अलग है, बट लाइफ का कुछ नहीं पता, तो खर्चे भी करते होंगे अपने शौक के लिए। तो अभी तक की बिगेस्ट परचेज क्या रही है, जो सबसे महंगी चीज खरीदी आपने? वो घर लिया था एक। अच्छा, मुंबई में ही? मुंबई में घर लिया था एक। उसके बाद फिर अभी लास्ट ईयर हमने एक वो ली, कार ली थी, टाटा सफारी। ठीक है। तो उसका रिव्यू भी भाई ने किया था अपने चैनल पे। और यही बड़े परचेज में तो आई थिंक यही है। फिर बाकी प्लॉट लिया था। तो घर पे क्या रिस्पॉन्स था जब ये आपने बड़ी बड़ी चीजें मुंबई में, मतलब अपना घर लेना, मतलब बहुत बड़ी बात। हाँ, सबसे पहला जो फीलिंग वही घर का था मुझे भी। अभी भी मैं वो वीडियो देखता हूँ, क्योंकि उस वीडियो में ना आप खुद देखोगे तो उसमें पूरी एक जर्नी आपको दिखेगी। एक पहले का सतीश, फिर करंट का सतीश। तो वो मुझे खुद को बड़ा इंस्पायर करता है। मैं खुद के वीडियो से बड़ा इंस्पायर हो जाता हूँ, यार मैं ही था उस टाइम पे। मैं 5-5 चैनल बनाता था, आज अभी एक ही चैनल पे काम करने में दिक्कत हो रही है। तो वो सोच के फिर वो थोड़ा सा जुनून आ जाता है अंदर। तो घर वालों को भी बड़ा अच्छा लगा था। मेरे पापा पहली बार मुंबई गए थे, तो मैंने उनको मतलब फ्लाइट से मैंने बुलाया था। तो ये घर खरीदने के बाद की बात? घर खरीदने के बाद, मतलब पूजा जब होना था घर का, तो बुलाया था पापा को। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि पापा कभी उतना बाहर गए ही नहीं थे। यूपी छोड़ के कहीं गए नहीं। आई थिंक दिल्ली 1-2 बार आए होंगे, बट मुंबई जब पहली बार गए थे तो वही फ्लाइट से मैं बुलाया था। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा फील कर रहा था। तो अच्छा, जैसे हमारी जो फैमिलीज है वो स्टार्टिंग में या उस टाइम पे ओवरऑल जो जनता थी ना, वो यकीन नहीं करती थी कि आप यूट्यूब से कमा सकते हो। तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि घर वाले सोच रहे हैं कि कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, मेरे पापा को तब तक बिलीव नहीं हुआ था जब तक घर नहीं ले लिया। क्या? अच्छा। उसके पहले तक वो बोलते थे यार कुछ देखो, सरकारी जॉब करो। अच्छा, अब नहीं करते यार। अब उसके 19 के बाद से नहीं करते। नहीं, जब घर लिया, गाड़ी ली, तो रिश्तेदारों में कहीं ऐसी तो नहीं बात थी कि यार काम क्या कर रहा है, जो कुछ गलत काम तो नहीं, इतना पैसा आ रहा है? गांव में लोग ऐसी बातें करते हैं, कुछ 2 नंबर का कर रहा होगा, वही तो तभी इतने पैसे आ रहे हैं। मैं अभी क्या ही कमा रहा हूँ। मैं अभी जिनको अपने चैनल पे फीचर करता हूँ ना, वो तो समझो वो लोग समुद्र से अगर बाल्टी निकाल रहे हैं ना, मैं अभी चुल्लू पर भी नहीं निकाला हूँ। मतलब ऐसा वाला सीन आप कंपेयर कर सकते हो। निकाल आप टैंक सकते हो वैसे पूरा। निकालने को तो आपकी पोटेंशियल के ऊपर आप कितना निकाल सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन तो पूरा समुंदर है। आप जितना चाहे उतना पानी निकालो वहां से। बट है कि लोगों को, और मेरे को तो बताते बताते कि भाई पैसे आते कैसे हैं, वो बताते बताते 5 साल 6 साल ऐसे निकल गए। अभी तक लोगों को बिलीव नहीं होता है कि अच्छा यूट्यूब। और लोग ये सोचते हैं ना कि हम जो वीडियो देखते हैं तो हमारा जो डेटा यूज हो रहा है, तो हमने जो रिचार्ज कराया उससे उसको पैसा मिला होगा। तो लोग अभी तक समझ नहीं पाते हैं। जैसे आप अपना इतना ओपनली बता देते हो यूट्यूब पे इनकम, तो दूर के रिश्तेदार अचानक से फोन आता है कभी घर पे, यार मतलब क्या है क्या नहीं? नहीं, फोन तो नहीं आता है, लेकिन लोगों को पता चल चुका है। बिकॉज अब धीरे धीरे चीजें दिखने लगती है ना, कि भाई गाड़ी ले लिया या फिर घर बना लिया, ऐसे तो दिखने लगता है, लोगों को पता चल जाता है। तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं थोड़ा पैसे चाहिए थे,
हाँ। तो बताना पड़ता है कि देखिए अभी उसी हिसाब से, अब जैसे क्या होता है ना अनुभव, आपको भी पता होगा, जैसे आप पैसे जितने कमाओगे ना उसी हिसाब से आप खर्चे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और फिर आपका सेट होता है भाई इतना पैसे आ रहे हैं तो यहाँ लगने हैं वहाँ लगने हैं। हाँ। और आप चीजें इवॉल्व भी तो कर रहे हो, अपना सेटअप बना रहे हो, बैकअप के लिए भी चीजें रख रहे हो। क्योंकि शुरू तो मैंने किया था नॉर्मल एक फोन्स के कैमरे शुरू किया था, फिर एक हमने DSLR परचेस किया था, अभी अपने पास लाइक कैमरे का भंडार ही है। तो धीरे धीरे उस सब चीजों में पैसे जाते हैं, प्लस मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो पैसे इतने नहीं बचते कि हम किसी को भी दे भी दें और हमारा भी काम चल रहा है। तो बोलना पड़ता है कि देखो भाई थोड़ा सा, प्लस मिले ना मिले वो भी नहीं पता कुछ वापस। भाई मैं बता रहा हूँ मेरे कुछ मैंने एक अभी वीडियो बनाया था रील पे ही, हाँ। कि क्रिएटर्स क्या मिस्टेक्स करते हैं कि एक तो अपनी इनकम जैसे आती है बताना शुरू कर देते हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में कि आई भाई देख कितना पैसे आया। उसके बाद का क्या रिएक्शन होता है ना, लोग आपसे पैसे मांगने लगते हैं। और आप आपके करीबी लोग, आप उनको मना भी नहीं कर सकते हो, तो आपके पैसे फंस जाते हैं। तो इस तरीके से मेरे कुछ 12 लाख फंसे हुए। मेरे ही फंसे हुए बट इतने नहीं है। और अब कब मिलेंगे मेरे को आइडिया नहीं है। ये तो है। अच्छा, कोई ऐसी चीज अभी जो आप पा ही नहीं सकते, भले ही जितना मर्जी पैसा कमा लो या फेम कमा लो, वो निकल चुका है? वो वही अपना बचपन। सही है, ठीक है। बचपन में एक रील बड़ा वायरल होता, कहते हैं यार बचपन में यार पैसे नहीं थे, टेंशन भी नहीं था। नहीं, भले बचपन में पैसों के बारे में सोचते नहीं थे, टेंशन नहीं था बचपन में। तो बोलते और अब बोलते अब तो अब भी दोनों नहीं है। और जिनके पास है उनके पास टेंशन नहीं कहते अब टेंशन है, पैसे तो है ही नहीं। मतलब दोनों आ गए ना, अगर जिसके पास पैसा भी है तब भी टेंशन भी है। हाँ, टेंशन है। कुछ ऐसा रील था, मैं वो पूरा समझा नहीं पाया जैसा था, बट ऐसा था। तो वही था, बचपन में यार हम ज्यादा इतना वो नहीं करते थे, ओवर थिंकिंग नहीं करते थे। प्लस कोई हमको क्या बोल रहा है उसको लेके हम सोच नहीं रहे हैं कि अरे यार। लेकिन अब धीरे धीरे ना कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचा जाए, नेगेटिविटी से, और खुद को खुश रखा जाए। कोशिश ये रहती है, बट बचपन तो बचपन होता है। चलो, इनकम का टॉपिक खत्म। अब थोड़ा सा और किसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। हेट, ऑनलाइन हेट, मतलब आप यूट्यूब पे आ रहे हो या इंस्टा पे आ रहे हो, हेट ऑब्वियसली मिलेगी। 100 देखने वाले हैं तो 2 हेट करने वाले भी होंगे। तो कभी यूट्यूब जर्नी में 5 साल में कंट्रोवर्सीज रही है जो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चली गई कि लोग गालियां दे रहे हैं, उसको कैसे हैंडल किया? कंट्रोवर्सी हुई थी, बट ऐसे लोग गालियां सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं देते थे। हालांकि वीडियोस में जैसे होता है कि 98% लोग पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं। तो वो जो कमेंट होता है ना, कुछ ऐसा बेसलेस होता है, मतलब उसका कुछ मीनिंग भी नहीं है। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि तुम्हारी ड्रेसिंग अच्छी नहीं है और गाली देके लिख दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बोलने वाली बात है। अरे ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है कैसे क्या पहन रहा है ना। तो वो चीज पे किसी ने बोल दिया, तो ऐसा कुछ एकदम से हेट नहीं मिला किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। हाँ, एक बार हुआ था, एक टेक क्रिएटर थे तो उनके साथ में थोड़ा सा पंगा हुआ था। तो अच्छा, उसके बाद उनके जो ऑडियंस थी ना, तो मेरे को मैसेज में, फेसबुक पे हर जगह लिख रहे थे, भाई तू तो फेमस हो गया, अच्छा तेरा तो नाम ले लिया इसने। ये नेगेटिव वे में बोल रहे थे, मजा ले रहे थे लोग, चिढ़ा रहे थे। और फिर उसने कुछ मेरे को इमेच्योर बोला था उस क्रिएटर ने। तो लोग मेरे को ऐसे बोले थे, तू बहुत इमेच्योर है, लोगों को लड़ाता है, ऐसे कर करके। तो थोड़ा सा उस टाइम पे मैं बड़ा बुरा फील किया था, एक तरीके से डिमोटिवेट हो गया था चीजों को लेके कि यार अभी तो जस्ट शुरू कर रहे हैं और लोग रोकने आ रहे हैं, मतलब लोग दबाने आ रहे हैं। तो डर लगने लगा था उस वक्त। लेकिन फिर देखा कि यार अगर आप मान लो गाड़ी लेके जा रहे हो और रास्ते में कुत्ते भौंक रहे हैं, बार बार रुक के आप हटाओगे तो नहीं कुत्तों को, आप चलाओ यार, अपना लेके जाओ। तो फिर वो चीजें सोच के मैं बोला कि चलो अपना देखते हैं। जैसे अभी काफी सारे क्रिएटर्स हैं जो ये चीजें झेल नहीं पाते, मतलब अगर गलती से ही, मतलब कुछ उससे गलती हो गई वीडियो में और कमेंट्स नेगेटिव आ गए, तो अगली वीडियो में अपनी ऑडियंस को ही गालियां देना शुरू कर देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। इसके लिए ना एक तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि देखो अब देखो ना, भगवान को लोग गालियां दे देते हैं या फिर उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, या फिर कोई कितना भी बड़ा सक्सेसफुल बंदा हो उसके भी कुछ ना कुछ हेटर्स होते ही हैं। तो एक तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर कर लेना कि कुछ लोग हैं जो आपको आपकी टांग खींचना चाहते हैं। मतलब आप ऑनलाइन आ रहे हो तो आपको हेट मिलेगी। हाँ, मिलेगी। इवन क्या होता है ना कि अगर कई बार क्या होता है कि लोग बोलना तो चाहते हैं, आपके बारे में बुरा तो बोलना चाहते हैं, बट नहीं बोलते। अब ऐसा तो नहीं कि मैं एकदम साफ सुथरा हूँ और एकदम सही हूँ, परफेक्ट कोई नहीं होता। तो हल्का सा आप गलती करोगे ना तो लोग चढ़ जाएंगे आपके ऊपर। तो उस सिचुएशन में तो थोड़ा बहुत चलो चल सकता है, कुछ हमसे गलती हो गई या फिर
हमने कर दिया। बट अगर इन जनरल अगर आ रहे ना 1-2% के लिए, तो इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, आप उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो। मतलब बीत जाता है वो टाइम। फिर भी नहीं मन मान रहा है तो आप भी गाली दे के हाइड कर दो या फेक अकाउंट बना के उससे दे दो। हाँ, मतलब भड़ास निकाल लो, क्योंकि वो दिमाग में टेंशन बना रहता है, एक सबकॉन्शियस में आपके फिट हो जाता है, कौन है बंदा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है, अगर आप किए रहते हो, अगर आपने चोरी करी या कोई आपको चोर बोल दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, यार ठीक है किया तो था, गलत इंजाम लग रहा है तो दिक्कत है। हाँ। बट ये है कि जैसे आपकी, अगर मेरी 5 साल में हुई नहीं है कभी ऐसी कंट्रोवर्सी, बट लोगों जिनके आसपास वालों को मैंने देखा है तो हेट आती है 2-3 दिन के लिए। अगर आप 2-3 दिन स्विच ऑफ कर दो ना और फिर वापस ऑन करो तो सब गायब। टाइम हिल्स एवरीथिंग, तो टाइम के साथ वो चला जाता है। यूट्यूब के केस में तो बहुत कम ही टाइम है ये, मतलब 2 दिन बंदा आपको गालियां दे रहा है, तीसरे दिन आपने कुछ बड़ा काम कर दिया, महान काम कर दिया, वही बंदा आपकी तारीफ कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, जो अभी करंट मेरा चैनल है जिसपे मैं इंटरव्यूज करता हूँ, 90% ऑडियंस को तो पता ही नहीं होगा कि पहले मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता था। अगर वो आज मेरी वो वीडियोस देख लेना तो वो बोलेंगे अरे भाई ये वही है क्या, मतलब उनको बिलीव नहीं होगा। तो सोचो कि जब जो मेरे को जो लोग देख रहे हैं उनको यही नहीं पता कि ये कहाँ से या फिर क्या क्या करके आया, मतलब जज आपको एक वीडियो के बेसिस पे कर रहे हैं कि ये गलत कर दिया तो आप करंटली आप क्या कर रहे हो, वो ये भी चीजें आपको देखनी है। आप आगे फ्यूचर में क्या आपने प्लान किया, उन सब चीजों के ऊपर आप फोकस रखो। ये मत सोचो कि यार अभी आज मेरे को किसी ने बुरा बोल दिया तो अब जिंदगी भर मेरे को बुरा बोलते रहेंगे, वो फेड हो जाता है टाइम के साथ। ठीक है। भगवान में मानते हो आप? मानता हूँ भाई। तो लगता है आपको कहीं ना कहीं सक्सेस के पीछे भगवान का हाथ है यार? मैंने तो थोड़ी देर पहले ही बोला कि यार मैं जो भी हूँ, बहुत सारे लोगों का हाथ है, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मेरे जिनसे भी मैं मिलता हूँ, ये जो ऑडियंस जो देख रही है, सबका हाथ है, क्योंकि वही बोलते हैं ना पूरे यूनिवर्स का हाथ है। तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सबका कंट्रीब्यूशन है। अगर किसी ने आपको गलत भी बोला है, जैसे मान लो अनमोल भाई, मैं बताना चाहूंगा, किसी ने मेरे को बोला कि आज तुम्हारा ना क्या बोलते हैं कि तुम बहुत उड़ते हो। अच्छा। तुम बहुत उड़ते हो, तुम्हारा एडसेंस चला जाएगा या फिर यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा तो क्या करोगे? मैंने बोला रुक, 5 चैनल मैंने बना लिए। तो मेरे को किसी ने ऐसे बता दिया, पिन कर दिया कि भाई तेरे साथ ये हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको पॉजिटिव वे में लिया, यार हो भी सकता है। तो मैंने बोला रुको अभी बंदोबस्त करते हैं। और उस बंदे ने तो उंगली करने के लिए किया था, उसे कौन सी चिंता थी आपकी कि उड़ भी जाए तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? उसको कोई चिंता नहीं थी, वो तो चाहते ही हैं कि आप बर्बाद हो जाओ, तो इंतजार में बैठे, आप कब बर्बाद हो तो लोग आपको पत्थर मारना शुरू करेंगे। तो ये था कि मतलब है, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक रोल है मेरे को बनाने में। अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दिया, किसी ने उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो उस मिस्टेक को मैं सुधार सकता हूँ। उसमें डिपेंड आप पे भी किया ना कि आपने उनके जो नेगेटिव कमेंट था उसको पॉजिटिव वे में उस पे काम किया। करेक्ट। अगर आप उनको उल्टी गाली देके कुछ नहीं करते तो फिर क्या होता आगे जाके? मिस्टेक को सुधारने का सबसे बड़ा यही है कि सबसे पहले मिस्टेक एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो। अगर गलती करी है एक्चुअल में तो ओपनली बोलो, खुद को भी आप बोलो कि यार हाँ मेरे से गलती हुई है। बिल्कुल। आप सामने वाले को बोलो या ना बोलो, खुद को आपको रियलाइज होना चाहिए यार मेरे से मिस्टेक हुआ था, तभी आप बढ़ पाओगे आगे। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं हर कोई भी टॉपिक चल रहा है देश में ना, मैं रिएक्ट कर देता था। अच्छा। हाँ। कोई भी कंट्रोवर्सी उठ रही है मैं रिएक्ट कर देता था। और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स उसमें तो फिर गालियां पड़ेगी। और सबका एक अलग अलग आइडियोलॉजी है भाई, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को। और आपने ना, अगर आप न्यूट्रल भी होके आपने चीजों के ऊपर बात किया ना, लोग आपको गालियां देंगे। या तो बात ही मत करो, सिंपल। तो मेरे को अभी तक मैं लगभग कर रहा था, एक साल पहले तक मैं कर रहा था, अब बहुत ही ना के बराबर कर दिया। पहले अगर 100 ट्वीट करता था या 100 पोस्ट लिखता था, तो अब सिर्फ 1 लिखूंगा। अच्छा, अभी के करंट सिनेरियो को देखे, जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत चलने लग गया है, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक या ऐसी कोई और ऐप्स, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से बंदा कमा सकता है अगर एक ही चीज़ पे फोकस करे तो? देखो मुझे लगता है ना कि इंस्टाग्राम पे जो रील्स है ना, इनसे भी आप पैसे बना सकते हो काफ़ी अच्छा खासा। लेकिन जब से यूट्यूब शॉर्ट्स आया है तो शॉर्ट्स से भी पैसे अच्छे खासे बना सकते हो। बट उसमें भी एक केस है कि जैसे क्या होता है कि आप अगर शॉर्ट से ही शुरू कर रहे हो, जैसे आपकी पहले से कोई प्रेजेंस नहीं है लॉन्ग फॉर्मेट में, तो थोड़ा सा आप उतने पैसे नहीं बना सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे क्या होता है कि अब हमें ब्रांड्स ना रीच आउट करती हैं शॉर्ट्स के लिए भी। अच्छा। बोलती है कि आप शॉर्ट्स, हाँ प्रोमोशनल शॉर्ट्स बना दो। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे शॉर्ट्स क्रिएटर हैं जो पहले लॉन्ग बनाते थे, अभी वो लोग शॉर्ट्स में भी काफी क्रिएटिव तरीके से प्रमोशन कर रहे हैं। जिसमें मान लो अगर शॉर्ट्स में 40 सेकंड का अगर वीडियो है तो उसमें ना 20-30 सेकंड उन्होंने कंटेंट दिया और लास्ट के 10 सेकंड में ब्रांडिंग कर दी। वो मिलता जुलता हो गया, मिलता जुलता। उससे क्या है कि अब ब्रांड जो अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी अगर आपको बोलता है कि आप प्रमोशन करो, आप कितना करते हो? 30 सेकंड से लेके 50 सेकंड। वो भी शॉर्ट्स 50 सेकंड का है ही है।
तो ब्रांड को इसमें ज्यादा फायदा होता है कि क्योंकि उनके लिए एक तरीके से डेडिकेटेड वो वीडियो हो गया, है ना। पर पैसा उतना मिल रहा है जो लॉन्ग फॉर्म में ब्रांड उतना नहीं, उसका अगर आपके ऊपर है, निगोशिएशन स्किल आपकी कैसी है उसके ऊपर है, बट कहीं ना कहीं आप वो पा सकते हो, इंस्टाग्राम से ज्यादा ही पा सकते हो अगर यूट्यूब पे कर रहे हो तो मेरे साथ ऐसा है कि मैंने ऑलमोस्ट आधा मैंने किया था, जो मैं नॉर्मल लॉन्ग के लिए करता हूँ उसका आधा मैंने किया था। 10 रुपए लेते हो तो उसके लिए 5 रुपए लिया ऐसा, और रील्स पे तो 5 का आधा मिलेगा, मतलब ऐसा। तो मतलब यूट्यूब पे ही बंदा अगर फुल टाइम डेडिकेशन दे तो अच्छा खासा कमा सकता है। मैं आपको एक और चीज बता सकता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे आपके 3 मिलियन फॉलोअर है, यूट्यूब खोलो कोई नहीं जानता आपको, मतलब यूट्यूब पे आप आओगे ना कोई नहीं जानता, लेकिन अगर आपके यूट्यूब पे 3 मिलियन है ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अकाउंट बना लो, बिल्कुल आ जाएगी ऑडियंस आपकी। हाँ ये तो है बात। तो यूट्यूब अथॉरिटी देता है। बट ये यूट्यूब पे जो 3 मिलियन है वो आपकी फेस वैल्यू की वजह से ऑडियंस है, मतलब ये नहीं वो चलती फिरती वाली ऑडियंस है। 3 मिलियन अगर 3 मिलियन ने सब्सक्राइब किया है ना, तो आपको कम से कम 100 मिलियन लोगों ने देखा होगा, 100 मिलियन से ज्यादा ही 300 मिलियन ने देखा होगा जो आराम से। ठीक है, तो वो भी मैटर करता है, क्योंकि और उसमें बहुत सारे लोग आपको जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं, रेगुलर वीडियोस देखते हैं, क्योंकि उनके फीड में आ जाती हैं, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम ऐसा है ना कि जरूरी नहीं कि आप फॉलो करो तभी दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सीन होता है। तो बेस्ट मुझे यूट्यूब लगता है ओवरऑल, अगर बोले तो मतलब पैसा कमा सकता है, पैसा कमाने के मामले में, सोशल मीडिया प्रेजेंस के मामले में, अथॉरिटी बनाने के मामले में, इन्फ्लुएंस बनाने के मामले में, हर चीज में बेस्ट है। अब तो सेलिब्रिटीज भी यूट्यूब पे आ रहे हैं धीरे धीरे। वही तो आप देखो ना, चक्कर देखो भाई, जो मतलब एक कहा जाता था कि यूट्यूब पे जो एक्टर आ रहा है, मतलब एक्टिंग कर रहा है, जो वाइन्स बना रहे हैं, उनका ड्रीम होता था बॉलीवुड। अब जब ये लोग इस लेवल पे आए कि अब इनको बॉलीवुड में काम मिल सकता है, तो बॉलीवुड वाले आ रहे हैं इनके चैनल पे, उन्हें दिख रहा है प्रमोशन हो सकता है अच्छा, मतलब इतनी ऑडियंस है तो उनकी रीच ज्यादा जाएगी उस हिसाब से। तो अब यूट्यूबर तो ये सोचता है यार मेरे को बॉलीवुड में जाना है, बॉलीवुड वाले सोच रहे भाई कहीं से हमको मिल जाए जनता, नहीं तो बाइकॉट ट्रेंड चल ही रहा है। एनी क्रश ऑन फीमेल यूट्यूबर, किसी फीमेल यूट्यूबर के ऊपर क्रश अभी तक? क्रश तो है लेकिन नाम नहीं बता सकता यार। फिर क्वेश्चन तो यही हुआ। देखो अरे देखो हो सकता है बताने से कुछ बात बढ़ जाए आगे। अब बात बिगड़ सकती है क्योंकि कहीं और लिंकअप हुआ है। अच्छा तो क्रश तो मतलब आपका लिंकअप हुआ है कहीं और? हाँ, तो क्रश तो था कहीं। मैंने कोशिश भी करी कि बातचीत बढ़ जाए अपनी, लेकिन उस वे में नहीं गई बात। तो बट इसी वजह से मैं नाम नहीं बता सकता कि कौन है। तो लव लाइफ का क्या स्टेटस है, मतलब 16 से अभी तक? बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए, पैचअप हुए। ये मुंबई में ही हुआ है सब या अपने कॉलेज से शुरू हुआ। कॉलेज का था कहाँ पे आपका? कानपुर से हुआ। कॉलेज से हुआ, फिर कॉलेज के बाद फिर मुंबई, फिर उसके बाद 1-2 साल रोना धोना और रात के 2-2, 3-3 बजे तक रोते रहो फोन पे, वो सब सीन भी हुआ। फिर उसके बाद फिर मन बना लिया क्या छोड़ो ये सब, अभी पूरा फोकस यहाँ पे देते हैं, फिर वो करने लगा। तो फिर उसके बाद जब लाइफ बदली तो मेरे मतलब वो भी हो गया, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा माइंडसेट भी बदल गया इन सब चीजों के पीछे। तो अब मैं ऐसे पार्टनर को ढूंढने लगा कि जिसके साथ मैं लाइफ लॉन्ग मैं अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ, काम भी चले और थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो जाए सारी चीजें। अब शुरुआत में क्या होता है ना कि आप बस कुछ ही 1-2 क्वालिटीज देख के आप हो जाते हो, आप उनके ऊपर मोहित हो जाते हो। और फिर बाद में दिक्कतें होने लगती हैं कि उनको कुछ आपकी चीजें अच्छी नहीं लग रही है और मुझे उनकी कुछ अच्छी चीज नहीं लग रही है, ऐसा कुछ। तो उसकी वजह से फिर कॉन्फ्लिक्शन होता है, झगड़े होते हैं। ये बातों से भाई पुराने आशिक लग रहे हैं थोड़े। मतलब भाई तो हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा मुझे सर। सही बात है, ये तो सही बात है कि शुरू में। और एक और मैं पता की बात बता दूं, जितने भी क्रिएटर्स है सबकी गर्लफ्रेंड होती है, बताता कोई नहीं है। बिल्कुल, कुछ लोग ओपनली बता देते हैं, कुछ लोग नहीं, उनको कंटेंट बनाना होता है इसलिए बता देते हैं। सही बात है। फिर ब्रेकअप होता है, फिर वो कंटेंट में लोग उंगली करते हैं कि कहाँ गए, क्या हुआ था, ये वो। सही बात। वो ये पहले पक्का कर लो जो है सब कुछ, उसके बाद ही अनाउंस करो। कहीं पहले ही हवा में अनाउंस कर दिया, फिर 2 महीने बाद मजे भी उड़ने लगते हैं। फिर लोग जितना दुख हो रहा होगा ना उससे 10 गुना ज्यादा होगा जब लोग उंगलियां कर रहे होंगे, कमेंट्स में आ रहा होगा, वही होगा कहीं आपको फोड़ा हुआ है, किसी ने वहीं पे पिन कर रहे हैं बार-बार। और हर रोज मार रहे हैं, हर वीडियो में मार रहे हैं। फिर शुरुआत की किसी को देख के की या कंटेंट स्विच किया किसी को देख के? ओके, मैं बता दूं, इंस्पायर हुआ था, अभी भी मैं उनको बहुत मानता हूँ। टीवीएफ के जो फाउंडर हैं अर्नब कुमार, अच्छा, तो उनको देख के ही मैंने सोचा था कि मैं भी फुल टाइम यूट्यूब करूंगा और अपने चैनल को नेक्स्ट लेवल लेके जाऊंगा, ऐसा मतलब सोच लिया था उनको ही देख के। 300 सब्सक्राइबर्स थे मेरे। अच्छा, हाँ, तब से। और एक और मजे की बात यह है कि उनको मैं और इतना मानने के पीछे एक और रीजन था। मैंने एक एपिसोड बनाया था उनका, एक दारू पे चर्चा करके एक एपिसोड था उनका, देखा है। तो उसका मैंने वो स्पूफ बनाया था। अच्छा, तो उसको उन्होंने अर्नब जी ने शेयर किया था अपने ट्विटर पे। कुछ कमेंट लिखा था कि बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ लिख के। तो मैं बहुत ही ज्यादा उनका और फैन हो गया, मतलब फैन तो था ही और बहुत बड़ा फैन हो गया। एंड अगर
और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे इंस्पायर होता है। संदीप माहेश्वरी जी हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। उनके सेशन में कब आओगे आप, कुछ प्लानिंग? अब मुझे लगता है जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वहाँ पे मैं रहूँगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट सवाल है इस पॉडकास्ट का। आपको 6 साल हो चुके हैं, इस टाइम पे नई जो जनता यूट्यूब पे करियर बनाना चाहती है उनके लिए एक एडवाइस कि यार ये चीज़ तो करना ही है, कुछ हो जाए चाहे। यार देखो, अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना है तो आप बनाओ। अभी आप व्यूज के हिसाब से जज मत करो यार कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, छोड़ो कुछ और करते हैं। क्योंकि होता क्या है, आपने कोई चीज शुरू करी, अब ऊपर जा रहा है, बट आपको यहाँ तक जाना था, मतलब और ऊपर तक जाना था, बट यहाँ तक गया तो आपने बोला यार मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं। अब फिर आपने जीरो से कुछ शुरू किया, फिर वहां आपको मजा नहीं आया, फिर आपने फिर जीरो, तो आपका यही चलता रहता है, आप वहां पहुंच ही नहीं पाते हो। तो आपको ना टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। वो एक बात बोली जाती है कि 100 जगह गड्ढे खोदने से अच्छा है एक ही जगह 100 फीट का गड्ढा करो, पानी वहां से निकल जाएगा। तो पहले शुरुआत में आप फोकस करके करो और एक्सप्लोर भी करना चाहिए, बट अगर पैरेलली अगर आप करने में वो हो सक्षम हो तो ही आप एक्सप्लोर करने में टाइम दो। क्योंकि क्या होता है, एक चीज छोड़ के फिर दूसरा पकड़ोगे ना तो छोड़ते पकड़ते रह जाओगे। इस चीज के साथ में अगर कोई चीज आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो बेटर है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। मैं अगर कॉमेडी कर रहा था उस वक्त मैंने सोचा टेक भी बनाते हैं, तो ऐसा नहीं था कि कॉमेडी मैंने छोड़ दिया था, मैं टेक पे भी काम कर रहा था। फिर फिटनेस वाला हम लोग कर रहे थे, तो उसके लिए हमने एक दिन बना लिया था कि भाई संडे को शूट करना है। तो पैरेलल में आप ट्राई कर सकते हो, बट अगर कोशिश करो कि एक चीज पे अगर ज्यादा फोकस करोगे तो उसमें क्रैक करने के चांसेस जो हैं ज्यादा है। जैसे एक टाइम पे आज से 5-6 साल पहले की बात करें तो इंडिया में किसी ने नहीं सोचा कि व्लॉगिंग में भी 5 मिलियन रेगुलर व्यूअर्स हो सकते हैं, बट आज हो रहे हैं। तो वही है, आपको लगता होगा इस टाइम पे व्यूज नहीं आ रहे, हो सकता है 2 साल बाद वही नीश एकदम से उठने वाली हो। भाई जब मैंने इंटरव्यू शुरू किया था ना तो वो लोग यही बोलते थे आधे घंटे कौन देखेगा, तू शाहरुख खान है क्या? अब 2-2 घंटे देख लेते हैं लोग। अब तो लोग इंटरव्यू 2-2 घंटे देख रहे हैं।